बिरसा की करेंगे। जो देश का सबसे बुजुर्ग काला तेंदुआ था, बिरसा जू में काले तेंदुए की मौत की खबर सामने आ रही है। मिर्जा की शुक्रवार देर रात बिरसा जू में मौत हो गई है और इस मौत के बाद से बिरसा जू में शोक का माहौल है। बीमारी की वजह से इस तेंदुए की मौत हुई है। मिर्जा नाम के इस ब्लैक तेंदुए की उम्र 24 साल से ज्यादा बताई जा रही है। आमतौर पर तेंदुए की उम्र 14 से 16 साल के बीच में होती है, लेकिन अच्छे खान पान, सेहत और बेहतर रख रखाव की वजह से मिर्जा नाम के इस तेंदुए ने अपनी नियत उम्र से 8 साल ज्यादा जिंदगी को जिया। बिरसा जू में आकर्षण का केंद्र भी मिर्जा रहा। सैलानियों की आंखों की तलाश अब इसके लिए रहेगी। मिर्जा नाम के इस तेंदुए को 2018 में ही असम के चिड़ियाघर से बिरसा जू लाया गया था और आपने काले रंग और आंखों की गजब सी चमक की वजह से ये चर्चा में रहा। बिरसा जू में जल्द ही आकर्षण का केंद्र भी ये बन गया था। शुक्रवार की देर रात मौत से पहले मिर्जा ने खाना पीना छोड़ दिया था। पिछले एक हफ्ते से वो बहुत शांत भी रहता था और कमजोरी की वजह से चलने में उसको दिक्कत होती थी। 3 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम उसका पोस्टमार्टम कर चुकी है। जांच में उसकी मौत का कारण उम्र से संबंधित परेशानियां बताई गई हैं। देश में फिलहाल ब्लैक पैंथर की संख्या 1400 से लेकर 1500 के करीब है, जिसमें से ये एक खास था। स्वाभाविक जंगल की तरह दिखने वाला रांची का बिरसा जू आज अपने काले तेंदुए को ढूंढ रहा है। हम इस समय काले तेंदुए के बाड़े के बाहर में ही हैं। काला तेंदुआ जो है, जो कि आमतौर पर हिंदुस्तान में रेयर पाया जाता है, शुक्रवार की देर रात काले तेंदुए की मौत हो गई। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है और ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ 2 तेंदुए हैं, लेकिन सामान्य तेंदुए हैं। इसमें ब्लैक तेंदुआ जो है एकमात्र बिरसा जू में वही था जिसका नाम मिर्जा था। देखिए, कुछ सैलानी जो है, जो पिछली बार आए थे यहाँ, उन्होंने बाकायदा मिर्जा को देखा था। आपने मिर्जा को देखा था जो ब्लैक तेंदुआ था? हाँ, पिछले 6 महीने पहले जब मैं आया था तो यहाँ काले तेंदुओं को मैंने देखा था और आज जब मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र था यहाँ का। और बाद में मालूम चला कि परसों उसकी मौत हो गई है, तो थोड़ा दुख हुआ। मिर्जा, अगर आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे लोग अपने एज जीने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद कई तरह की बीमारियां आती हैं, तो वो एक्चुअल में ये हुआ था उनके साथ में। तब एक समय का एज जब हुआ तो उसके कारण ही, ओल्ड एज के कारण ही डेथ हुआ। कितनी उम्र थी मिर्जा की? मिर्जा की उम्र थी 24 ईयर्स। 24 साल। हाँ, आमतौर पर जो तेंदुए की जो उम्र होती है, खासकर काला तेंदुए की उम्र की ज़्यादा होती है क्या? नहीं, आमतौर पे सारे तेंदुए की उम्र 14 से 16 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो 8 साल ज़्यादा जिया वो? 8 साल ज़्यादा जिया। अगर हम इसको बोले हैं कि अगर इंसान के साथ तुलना करो कि कितना साल का हो सकता है इंसान के अपेक्षा में, तो समझिए कि वो 120 साल जिया। देखिए, मिर्जा के बारे में जानकारी जो है आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि मिर्जा से जुड़ी जानकारी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि रोचक नस्ल का था। ब्लैक तेंदुआ अपने आप में कहते हैं कि हिंदुस्तान में रेयर है। जाहिर है कि आपको मिर्जा के बारे में और भी जानकारी देते हैं। उसको अलग रखते थे, चूँकि वो जब वहाँ से लाए थे तो वो मैंने कंबाइन तो रहना नहीं पसंद करता था, वो मैंने अलग रहता था, इसलिए उसको अलग रखे थे। अच्छा, और काला तेंदुए का स्वभाव क्या? ये जो तेंदुआ हम देख रहे हैं, काला तेंदुए का स्वभाव इससे अलग होता है क्या? हाँ, थोड़ा तो अलग होता ही है, लेकिन वो वहाँ से खान पान जो उसका कुछ अलग? हाँ, वो ये तो था हमारा मिर्जा या काला तेंदुआ, वो मुर्गा का बहुत वासिक था, मुर्गा बहुत चाव से खाता था। मिर्जा जो है, भले ही आज इतिहास हो चुका हो, लेकिन मिर्जा जो है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शानदार गुजारी है, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जिया है। इंसान जीता तो मिर्जा की उम्र शायद 120 साल कही जाती, मिर्जा 24 साल जिया। ऐसे में बिरसा जू में जितने भी तेंदुए हैं वो वास्तव में गुलजार है। संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि बायोलॉजिस्ट बता रहे थे कि अब उन्हें मीटिंग कराने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर बिरसा जू में मिर्जा एक सूनापन छोड़ गया है, जिससे दूसरे तेंदुए अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, बिरसा जू, रांची। और वहीं रामगढ़ के गोलावंश क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुतरी बूढ़ गोड़वा इलाके में लगभग 8 हाथियों ने मकई और सब्जी की फसल को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा हेसा, पोड़ा, रोला, कोटले और रकुआ गांव में भी हाथियों का झुंड दिखाई दिया है। जमकर हाथियों ने उत्पात मचाया है। वन विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 34 हाथी अलग अलग झुंड में घूम रहे हैं।
हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीमें अब देर रात तक मशाल और सायरन के साथ अभियान चला रही है और विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों के नजदीक न जाने की अपील की है। माइकिंग करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गोला वन क्षेत्र का ये मामला है जहां पर हाथियों का झुंड दिखा है जिसने जमकर उत्पात मचाया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। और वहीं रिम्स में लगातार हो रहे सुसाइड की घटनाओं के बाद कॉलेज प्रबंधन सजग हो चुका है। घटनाओं के पीछे का कारण जानने में जुटा हुआ है विभाग। छात्रों के मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए योगा और मेडिटेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में सुसाइड केस आखिर इतने क्यों बढ़े, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रिम्स में बड़े सुसाइड केस, स्ट्रेस या कोई और है वजह? झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, जहां बच्चे आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बच्चों में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे रहे हैं। रिम्स में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शनिवार को भी एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले छात्र का नाम अक्षित कुजूर था, जो MBBS 2024 का स्टूडेंट था। अक्षित सिमडेगा का रहने वाला था। हालांकि अभी तक अक्षित की मौत का सही कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक की जांच में मानसिक तनाव भी सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पूरे राज्य भर में साल 2021 में 824 छात्रों ने सुसाइड किया। 2022 में 2181 छात्र और 2023 में 2006 छात्रों ने अपनी लीला समाप्त की। और सिर्फ रिम्स में साल 2024 में प्रेम प्रसंग में PG के दूसरे साल के छात्र आकाश ने अपनी प्रेमिका के साथ हॉस्टल की छत से छलांग लगाई। वहीं नवंबर 2023 में रिम्स में मेडिकल स्टूडेंट मदन कुमार का जला हुआ शव मिला था। साल 2026 में 16 मई यानी कि शनिवार को MBBS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। NCRB के डेटा के मुताबिक 18 से 40 साल के बीच की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों के बीच लगातार हो रही इस तरह की घटना पर अब कॉलेज प्रबंधन भी परेशान है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा, स्टूडेंट के बीच लगातार ऐसी घटना बढ़ रही है। बच्चे स्ट्रेस में रह रहे हैं। पेरेंट्स को उनके साथ लगातार संपर्क में रहने की भी नसीहत दी। आज के बच्चे ज्यादातर स्ट्रेस में हैं। उनके साथ फैमिली को चाहिए कि लगातार डायलॉग रखें, रोज उनसे बात करें। टेलीफोन पे जो दूर हैं वो रोज बात करें। थोड़ी भी एबनॉर्मल चीज़ उनको समझ में आती है तो बच्चे को घर ले जाएं या एटलीस्ट हम लोगों को बताएं, ताकि हम एक माहौल उसके चारों तरफ ऐसा क्रिएट कर सकें जिससे सुरक्षा हो सके। रिम्स के डीन ने सुसाइड का बड़ा कारण रिलेशनशिप भी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उन्हें योग कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की भी गाइडलाइन है कि समय समय पर बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और मेडिटेशन कराया जाए। जो है वो आजकल जो पर्सनल और जो रिलेशनशिप है ना, ये एक अंदर और बाहर जो भी है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये एज वैसा है और स्ट्रेस में लोग इस तरह का थोड़ा सा लोग अपना एक साथ खोजते हैं। लगातार सामने आ रही इस तरह की घटनाओं के बाद अब कॉलेज प्रबंधन प्रशासन के साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी सजग रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि रिम्स में भी इस तरीके की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डिप्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट को खास तौर पर मेडिटेशन और योगा के क्लास दिए जाएंगे, ताकि इस तरह की घटना ना दोहराई जाए। क्योंकि कल की बात करें तो कल भी रिम्स में MBBS सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब रिम्स प्रबंधन इस पर यह प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत अधिक से अधिक हो सके और मेडिटेशन और योगा के माध्यम से उन्हें डिप्रेशन से बाहर किया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और आगे बढ़ते हुए सिमडेगा से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। पुलिस जवान को गोली लगी है, जवान गंभीर रूप से घायल। अपनी बंदूक उठाते वक्त गोली चल गई, अस्पताल में इलाज हो रहा है। जवान का नाम राजू तिर्की बताया जा रहा है, महाबुआंग थाना में पदस्थापित था। अपनी बंदूक जब वो उठा रहा था उसी वक्त गोली चल गई। अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जवान का नाम राजू तिर्की है, जो कि महाबुआंग थाना में पदस्थापित है।
फिलहाल अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस जवान को गोली लगी है। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से गोली चल गई। अपनी बंदूक उठाते वक्त गोली चली, जिसके बाद जवान जख्मी है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जवान का नाम राजू तिर्की बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जामताड़ा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मां पार्वती की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मामला है। बीजेपी नेता ने स्थानीय लोगों से इस बात की जानकारी ली है। एसडीपीओ से मिले बीजेपी नेता, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी के नेता ने यह बात कही है कि प्रतिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी घटना से माहौल खराब करने की आशंका है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। 20 मई को बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। गांधी मैदान स्थित मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। सुबह जब हम लोग मूर्ति को यहाँ देखे, लोग पूजा कर रहे थे, तो पहले हम लोग देखे कि कहीं मूर्ति का फेविकॉल से सटा हुआ था क्या या टूटा हुआ था। तो बहुत बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए अपनों में। पता चला कि ये मूर्ति तोड़ा गया, लगता है कि जान के तोड़ा गया। राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी कोई भारी लोहा के चीज़ से उसको ठोकर मार के तोड़ा गया। इस मूर्ति का तोड़ने का मात्र उद्देश्य धार्मिक भावना को आहत करना है, ताकि लेकिन जैसे हम लोग को सूचना मिला तुरंत हम लोग पहुँच गए और इसके बारे में छानबीन हम लोग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है, कहाँ का है कि नहीं है, कौन किया है नहीं। और वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया कि पहलगाम में स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इलाके में सुरक्षा मजबूत हुई है। लोगों में भरोसा भी बढ़ा। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने पहलगाम में 3 दिन बिताए और वहां पर सामान्य स्थिति का उन्होंने अनुभव किया। और मैंने वहाँ खुलेआम कहा कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इन लोगों की हत्या की, निर्दोष लोगों यदि उनमें हिम्मत है तो आए, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री और लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे जम्मू कश्मीर का चाक चौबंद जो राज्य सरकार है उसके साथ और अब्दुल्ला साहब वो भी मिलकर हमारी सरकार के साथ काम करते हैं। और वहीं झारखंड में जेटेट नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मैथिली और मगही भाषा को शामिल करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। सरकार के द्वारा इन भाषाओं को बाहर किए जाने के बाद अब 5 मंत्रियों की समिति इस मामले पर बैठक करेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि 2011 के संकल्प 1632 को लागू करने से विवाद खत्म हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों पर नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए। विवाद नहीं है, उसमें संकल्प संख्या 1632 1/4/2011 को अनुपालन करना चाहिए। संकल्प संख्या 1632 1/4/2011 का संकल्प को उसको अनुपालन करना चाहिए। ये सिंपल सीधी चीजें हैं। वो संकल्प 2011 में पारित हुआ है, उस पर जरा देखें और उसी के अनुसार अनुपालन हो, कोई विवाद नहीं है। और अगली खबर दुमका से। दुमका में जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी वोट चोरी और पक्षपात जैसे तरीकों से चुनाव प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों का जिक्र करते हुए एसआईआर और केंद्रीय बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार ने महिलाओं को गुमराह किया, वास्तविक एजेंडा इनका कुछ और था। भ्रम तो फैला ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमने कहा कि वो नारी बंधन बिल, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए ना कि आप बिल को आप देखिए, वो कानून बन चुका था। और जो 2023 में जो लाया गया है, अभी जो 26 में जिसको लाया गया,
स्पेशल विशेष सत्र बुला करके 16 और 17 जुलाई को जो सत्र बुलाया गया उसको आप उठा करके आप देखें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नारी बंधन बिल है। वो परिसीमन का बिल है जिसको उसके आड़ पे लाया गया था और इसको 2/3 बहुमत से ये बिल गिरने का काम किया है। बंगाल की हार आप देखें, आप SIR को आप बात कीजिए, SIR पे आप देखें कि 90 लाख लोगों का वहां पर SIR में नाम काट दिया जाता है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और दीपिका पांडे सिंह के बीच नल जल योजना को लेकर तीखी बयानबाजी हुई। आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। कई गांवों में पाइपलाइन और टंकी बनने के बाद भी पानी नहीं पहुंच पाता। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी जनता को भ्रमित कर रही है। ये योजना केंद्र और राज्य दोनों की साझेदारी से चल रही है। केंद्र की ओर से सहयोग में कमी के कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं। 6 वर्षों में अब 6 काम गिना के देखिए तो जनता के लिए क्या हो। आप बताइए कि इस देश में नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सारे देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है। लेकिन देश का दूसरा राज्य है, पहला केरल और दूसरा झारखंड, जहां पर योजनाएं फिसडी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। तो जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबाने का काम किया। जो बातें उठा रहे हैं, जल नल योजना किसकी है? उसमें ऐसा तो नहीं है कि केंद्र राशि नहीं दे रही। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है। और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और ये कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। और आगे बढ़ते हुए धनबाद से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां के हीरापुर मध्य विद्यालय की 4 दीवारी अचानक गिर गई, जिसके बाद से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दीवार लंबे समय से टूटी और धंसी हुई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई पहल नहीं की। अब ये 4 दीवारी अचानक गिर गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि हादसे के समय स्कूल बंद था और घटना में कोई हताहत नहीं है। 4 दीवारी के सड़क किनारे स्थायी दुकानदार दुकान भी लगाते हैं। घटना के समय कोई दुकानदार भी वहां पर नहीं था, तो कई लोग घायल हो सकते थे। अगर उस वक्त में कोई वहां पर मौजूद होता तो गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया है। अपने गिरा दिया, धंसा हुआ दीवार था, बिहार से थोड़ी था, 7-8 साल से धंसा हुआ दीवार था। अचानक भगवान कृपा से किसी का कुछ नहीं हुआ। और इस खबर के सामने आने के बाद कुछ अहम सवाल समय रहते क्यों नहीं मरम्मत कराई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 से 8 साल से पहले तक वो दीवार ठीक थी, लेकिन 7 से 8 साल से इसका हाल यही था। तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार था? बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? और वहीं देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही का मामला देखने को मिला। सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब होकर बंद पड़ गई, जिसे दूसरी एम्बुलेंस से टोचन कर गैरेज तक लाया गया। चालक ने बताया कि गाड़ी लगभग 3 लाख किलोमीटर तक चल भी चुकी है, 3 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है। खराब स्थिति की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है, पीएफ कटौती भी जिसमें गड़बड़ी दिखी है। और इस घटना के बाद से एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद से कई गंभीर सवाल, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की बातें भी कही जा रही हैं। टोचन करके ले जा रहे हैं 108 को। गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया, 2 लाख उससे 3 लाख चल गया किलोमीटर। सर को बोले कि हमारे जो ऊपर सीनियर अधिकारी है, पुलिस को टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा दीजिए, नहीं चेंज करवा रहा था। रास्ते में टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह से इंजन ठप हो गया है। गाड़ी इसको टोचन करके गैरेज घुसा रहे हैं। क्लियर हुआ पेमेंट में? 3 महीना से पेमेंट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो 2 महीना होने के बाद 1 महीना का पेमेंट मिलता है। और उसमें से पीएफ के नाम से 1400 1200 काट रहा है, पीएफ अकाउंट में जाके 500 जमा हो रहा है। 2 महीना का बकाया है, 1 महीना
2 महीना से पेमेंट नहीं मिला है और तीसरा महीना ये चल रहा है और पेमेंट में PF SI सबको काटा जाता है लेकिन मिलता कम है। कितना मिलता है? मिलता है 500 600 किसी का जमा होता है और कटता कितना है? कटता है किसी का 1200, किसी का 1400, किसी का 1700, इस तरह का कटता है। और इस मामले के सामने आने के बाद से गंभीर सवाल, एम्बुलेंस की समय रहते मेंटेनेंस क्यों नहीं कराई गई, मरीजों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और कब सुधरेगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। जब ये तस्वीरें सामने आई तो फिर से वही सवाल कि आखिर ये व्यवस्थाएं कब तक सुधरेंगी। और रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और बकाया चालान का आंकड़ा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। शहर में करीब 190 करोड़ रुपए का चालान बकाया है, जो लगभग 19 लाख लोगों पर है। कई गाड़ी ऐसी हैं जिन पर 100 से अधिक चालान लंबित हैं। बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंप और ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में 2021 से लेकर 2026 अप्रैल तक बड़ी संख्या में चालान काटे गए, लेकिन इनमें से बहुत कम राशि जमा हो पाई है। आंकड़ों के अनुसार ऑटोमेटिक कैमरों से निगरानी बढ़ने के बाद चालान की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन भुगतान की स्थिति बेहद कम है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि बकायेदारों को लगातार मैसेज भेजकर अलर्ट भी किया जा रहा है। बड़े बकायेदारों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है। और जो ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, चालान भी लगातार काटे जाते हैं। और इसके तहत अभी जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो लगभग हमारा 190 करोड़ के लमसम में अप्रॉक्स 190 CR पेंडिंग अमाउंट है, जो लगभग हमारा अराउंड 19 लाख जो चालान है उसके अगेंस्ट में 190 CR का अमाउंट वो पेंडिंग है। और जिनका चालान बहुत ज़्यादा पेंडिंग है उनसे फिर वहीं पे करवाया जाता है। अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियां सीज की जाती हैं। छोटा सा ब्रेक।